हेडिंग लगाइए ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट। ग्रेविटी है क्या भला? अच्छा, ग्रेविटी को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को एक बैकग्राउंड एक दे दूं, कॉन्सेप्ट आप लोग के दिमाग में ये डाल दूं कि ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज किया था, जिसको इक्वेशन के फॉर्म में दिया था, दैट वाज सर आइजैक न्यूटन। और सर आइजैक न्यूटन का वो फेमस एक्सपेरिमेंट है कि जनाब वो दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल उनके सर पे गिरा, तो उन्होंने बोला कि जनाब ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अर्थ जो है वो पुल करती है ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, दिस वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि नेचर के अंदर हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, वो ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके पास मास है, वो एक दूसरे को पुल करने की सलाहियत रखता है। यानी हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो मेरी ये एप्पल की पेंसिल हो और चाहे इसके साथ मैं खुद हूं, ठीक है, ये एप्पल की पेंसिल भी मुझे अट्रैक्ट करेगी, मैं भी इसको अट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, ये आईपैड मेरे सामने रखा हुआ है, ये मुझे अट्रैक्ट करेगा, मैं इसे अट्रैक्ट करूंगा क्योंकि इसका भी मास है, मेरा भी मास है। ठीक है, ये रिंग लाइट जो मेरे सामने रखी भी मुझे अट्रैक्ट करेगी, मैं भी इसे अट्रैक्ट करूंगा, ये इसका भी मास है, मेरा भी मास है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था जो सर न्यूटन साहब का था। ठीक है, अच्छा, अब मसला कब आता है? ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था वो तकरीबन 17वीं सेंचुरी के अंदर 1666 या 67 के अराउंड इन्होंने कहीं पर ये, और यहां से 71 के बीच उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, इनका एक कॉन्सेप्ट था कि अर्थ क्या करती है, पुल करती है, यानी ऑब्जेक्ट पुल करता है। इस कॉन्सेप्ट को जरा ये समझिएगा। फर्स्ट कीजिए, आपके फर्स्ट करें आप घर से अपने बाहर निकल रहे हैं और आप बाहर आके खड़े हो गए। अब दरवाजा आपने बंद करना है। जब दरवाजा आपने बंद करना है तो दरवाजे को क्या करेंगे? क्या करेंगे दरवाजा बंद करने के लिए? हाथ बढ़ाएंगे, दरवाजे के हैंडल पर रखेंगे और क्या करेंगे? बोलिए। अपनी तरफ उसको खींचेंगे। खींचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुल। चले फिर भी आप पुल का वर्ड यूज करें, कोशिश करें पुल का वर्ड यूज करें। सो आप उसको क्या करेंगे? अपनी तरफ पुल करेंगे, ऐसा ही है? अरे भाई जवाब दीजिए। पुल करेंगे, दरवाजा बंद होगा, ऐसा ही है? दिस वाज द जी सर। कॉन्सेप्ट गिवन बाय सर न्यूटन। पॉइंट है, मसला तब आता है जब मैं आपसे कहूं नहीं जी, मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं और आपको बिल्कुल चुरंगी से 360 डिग्री घुमा दूं। और क्या कॉन्सेप्ट है? कि भाई दरवाजा तो ऐसे भी बंद हो सकता है कि अगर मैं पीछे जाके दरवाजे के खड़ा हो जाऊं, यानी अंदर की तरफ जाके खड़ा हो जाऊं या किसी और को खड़ा कर दूं, और वो मुझे टाटा बाय बाय बोले, अल्लाह हाफिज बोले और दरवाजा बंद कर दे, तो आप बताओ वो क्या कर रहा है? दरवाजे को पुश कर रहा है, पुल कर रहा है? बोलो। अब मैं अभी भी बाहर ही खड़ा हूं, मैं अभी भी बाहर खड़ा हूं, मैंने अभी भी दरवाजा बंद करना है, लेकिन अब मुझे टाटा कहने के लिए, अल्लाह हाफिज कहने के लिए घर में अंदर मेरा कोई कजन, मेरा भाई या मेरी अम्मी अंदर खड़ी है, उन्होंने दरवाजे को अब बंद करना है, बताओ वो क्या करेंगी? पुश। पुश करेंगी। देखो समझो इस चीज को, दरवाजा दोनों सूरत में बंद होगा, चाहे मैं बाहर खड़े होकर उसे पुल करूं, चाहे अंदर खड़े होकर पुश करूं, दरवाजा दोनों सूरतों में बंद होगा। यही कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले न्यूटन ने कि अर्थ पुल करती है, ऑब्जेक्ट्स पुल करते हैं। आइंस्टाइन साहब ने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूटन साहब ने यह जरूर बताया था कि ऑब्जेक्ट्स पुल करते हैं, लेकिन ही वाज फेल्ड टू डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ द फोर्स। ये फोर्स पैदा कहां से होती है, न्यूटन नहीं बता सके थे, तो आइंस्टाइन ने आके बताया, उसने कहा ऐसा नहीं है बाबू, ऐसा नहीं है। ठीक है, जमीन पुल नहीं करती, स्पेस टाइम कर्वेचर ऑब्जेक्ट को नीचे पुश करता है, नीचे धक्का देता है। यही वजह है कि एप्पल जो गिरा था वो जमीन के खींचने से नहीं गिरा, वो स्पेस टाइम कर्वेचर के पुश करने से नीचे गिरा था। अभी मैं आपको दिखाता हूं आइंस्टाइन का भाई, दिस वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय चाचा अल्बर्ट आइंस्टाइन, मोहतरम जनाब अल्लामा हजरत डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले। ठीक है, आइए इसको सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं और आपको समझाते हैं इसका कहने का मतलब क्या था। ठीक है,
इस चीज को समझे। आइंस्टाइन ने ये कहा, देखो बाजी, ये देख रहे हो, ये फैब्रिक देख रहे हो, ये फैब्रिक है। इस फैब्रिक में तुम्हें एक लाइन ये नजर आ रही है, एक लाइन ये नजर आ रही है। आ रही है या नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है सर। जी क्लियर है? ये इस पे, अच्छा अब इस पे मामला ये कि फैब्रिक में एक एक्सिस यहां ले लो, एक एक्सिस ये ले लो, दो एक्सिस ले लो, ठीक है। इस एक्सिस को हम टाइम एक्सिस ले लेते हैं, इस एक्सिस को हम टाइम एक्सिस ले लेते हैं, और इस एक्सिस को हम स्पेस एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप स्पेस कह लें, और स्पेस एक्सिस का मतलब है कि यहाँ पर एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तीनों डायमेंशन एक ही एक्सिस पे ले रहा हूं मैं। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो बचपन में एक्स एक्सिस ये पढ़ा था, वाई ये पढ़ा था, जेड ये पढ़ा था, सबका कट्टा कट्टा एक हो जाता है। ये फिजिक्स है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। ये मैं तीनों एक ही एक्सिस पे ले रहा हूँ। अभी आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जरा समझना। आइंस्टाइन साहब ने समझो क्या कहा था, पहले आज इंसान था जिसने स्पेस टाइम को ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ कंसीडर किया था। पहले स्पेस अलग कंसीडर होता था, टाइम अलग कंसीडर होता था, उसने स्पेस और टाइम पे एक दूसरे के साथ कंसीडर किया। आप जरा समझना, इट्स जस्ट लाइक अ फैब्रिक। ये स्पेस का है एक्सिस, ये टाइम का एक्सिस है। अब तुम यहां पर मौजूद हो, लेट्स से ये सन है हमारा, ये सन है, अब इसका मास है। अब जब इसका मास यहां पर मौजूद है तो ये एक इनविजिबल स्पेस टाइम वेल के अंदर या कर्वेचर के अंदर मौजूद है, ये स्पेस टाइम कर्वेचर कहलाता है। और ये जो बैंडिंग नजर आ रही है ना, ये टाइम एक्सिस की बैंडिंग है। जितना मास ज्यादा होगा उतना ये टाइम वाला पार्ट उतना डिस्टॉर्ट करेगा, उतना गैप बढ़ता चला जाएगा टाइम में। इधर देखो गैपिंग, देखो कितनी बढ़ रही है, इधर गैपिंग कम है, इधर कम है, ज्यादा है, इधर और ज्यादा है, गैप बढ़ रहा है। मास जितना इतना बढ़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जरा समझिएगा, जितना ज्यादा मास होगा, मास जितना ज्यादा होगा, टाइम उतना धीमा चलेगा, वक्त उतना धीमा चलेगा। ये सबसे अहम बात है, इसको समझिएगा। और इसी कर्वेचर से एक बात और समझ में आती है कि अगर इस सन के गिर्द, लेट्स से ये अर्थ है, तो अर्थ इस कर्वेचर की वजह से सन की तरफ पुश होगी, पुल नहीं होगी। यानी ये कर्वेचर जो है अर्थ को पीछे से धकेलेगा, पुश करेगा सन की तरफ, और ये आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने से फोर्स जनरेट होगी। ये कॉन्सेप्ट था आइंस्टाइन का, और इसी कॉन्सेप्ट को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, जो 1915 1915 में आइंस्टाइन ने दिया था, जिससे वो आइंस्टाइन बना था। इससे पहले दुनिया उसको शायद जानती भी नहीं थी सही से। ये कॉन्सेप्ट था, इसे कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये न्यूटन की फिजिक्स को बिल्कुल पलट दिया उसने, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को। लेकिन दोनों थ्योरीज, जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट है, आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है, दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे का। बोथ आर इक्विवेलेंट। देख लें, बात वही है ना, मैंने क्या कहा था, दरवाजा आपने बंद करना है, बाहर खड़े होकर करेंगे तो पुल करना पड़ेगा, अंदर खड़े होकर करेंगे तो पुश करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? और हर स्पेस की, हर हर ऑब्जेक्ट की जिसके पास मास है, लेट्स से ये सैटर्न है, सो हर ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसके गिर्द इस तरह से वेल बना होगा स्पेस टाइम कर्वेचर का। जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसका बहुत छोटा वेल होगा, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका बड़ा होगा। इसका ज्यादा गहरा वेल है, यही वजह है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। लेकिन ये इसके करीब आके क्यों नहीं गिर जाएगा, इसके अंदर गिर जाए, सन में गिर जाए आके। भाई अगर वेल मौजूद है ऐसे तो क्यों नहीं जा रहा? एक अगर स्लोप मौजूद है तो चला जाए अंदर, जाके सन में अंदर घुस जाए, जल जाए, भस्म हो जाए, क्यों नहीं हो रहा? रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई इसका ये अपना भी तो वेल है, ये भी तो इसको अपनी तरफ बुला रहा है। इसीलिए ये और ये दोनों एक खास डिस्टेंस पे ही घूमे जा रहे हैं, ये इसके घूमे जा रहा है। ये देखो, ये बहुत गहरी बात है, ये जो आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया था। एनीवेज, यहां से अब फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ आइंस्टाइन एंड द न्यूटन? 5 10 7 मिनट 10 मिनट मैंने इस पे लगाया था आपके, आपका ग्रेविटेशन का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल दूं मैं कि एक्चुअल ग्रेविटेशन होता क्या है। अब चलते हैं आगे। लेट्स टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। हेडिंग लगाइए ग्रेविटेशनल फील्ड।
ग्रेविटेशनल फील्ड, पहली बात फील्ड क्या बोला? ठीक है, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड फील्ड क्या है। फील्ड क्या कहलाती है? फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस का वो रीजन वेयर एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस फोर्स। स्पेस का वो मैदान, वो इलाका, वो एरिया जहां पे एक ऑब्जेक्ट फोर्स महसूस करे, दैट इज कॉल्ड फील्ड। अच्छा भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर एन ऑब्जेक्ट कैरी सम मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। एक ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर ऐसा है कि जिसपे मास मौजूद है, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करे, और जो मास की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस रीजन के अंदर, उस इलाके के अंदर, वो इलाका, वो रीजन, वो स्पेस कहलाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड। इज इट क्लियर? समझ आई? जी सर। नाउ द नेक्स्ट इज, देखो इस चीज को। अब ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मुझसे जिंदगी में पहली दफा जब मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, तो मैंने एक सवाल दागा था, मैं वो सवाल चेक कर रहा हूँ कौन कौन पूछता है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, लाइन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो इनवर्ड होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड को फील्ड लाइंस, यार ये भी फील्ड लाइंस पे बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये एरो इनवर्ड, दीज आर कॉल्ड फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस ये इनवर्ड होती हैं, इसको फोर्स लाइन भी कहते हैं, या लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। ये इनवर्ड होती हैं, रेडियली सिमेट्रिक होती हैं, अभी सब लिखा हुआ है आगे। सवाल है, ये फील्ड लाइंस क्या बोला है? ये इनविजिबल लाइंस है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन को शो करती है अंदर आते हुए। ठीक है, सही है। रेडियली सिमेट्रिक का मतलब ये है कि सेंटर से हर तरफ, किसी सेंटर से किसी भी एक हाइट पर, किसी भी एक रेडियस पे आप चले जाइए सेंटर से, और उस हाइट पर आप चलना शुरू करिए, तो हर तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, उसकी वैल्यू हर जगह सेम होगी। दैट्स व्हाई इट इज रेडियली सिमेट्रिक। क्लियर है? सबसे पहली बात, किसी अक्लमंद ने मुझसे ही नहीं पूछा ये इनवर्ट ग्रेविटेशनल फील्ड आपको कैसे पता। ये पहली दफा मैंने अपने टीचर से पूछा था। आप भी पूछिए कि सर आपको कैसे पता ये इनवर्ट कैसे आएगी। तो उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। यहां मैं ले जाऊंगा आयशा को। आयशा, हाइट फोबिया है? नहीं सर। नहीं है? फिर तो ले जाएंगे तुम्हें, यहां ले जाएंगे पैराग्लाइडिंग के लिए। ठीक है, ये पेरेंटल गाइडेंस नहीं है, ये पैराग्लाइडिंग को शॉर्ट में लिखा है। आयशा, तुम्हें ले गए हम आसमान पे, एक जो है जहाज पे ऊपर ले गए, ठीक है, एयरक्राफ्ट पे, या किसी क्या फोकर तैयारा होता है ना, उस पे ले गए। वहां से तुम्हें नीचे धक्का दे दिया पैराशूट पहना के। आयशा कहाँ होगी ये बताओ, यहाँ से कहाँ होगी जमीन बताओ? पर। जमीन पर, जमीन की तरफ डाउनवर्ड आओगी। बस जो तुम आ रही हो नीचे, तुम्हारे आने के रास्ते को ऐसे ट्रेस कर दो, एयर हटा दो बीच में से, एज्यूम करो, और तुम नीचे आ रही हो तो उसको ऐसे ट्रेस कर दो, इस तरह से। ठीक है, ये जो नीचे ट्रेस हो रहा है, ये फोर्स को शो कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को। इसी को लाइन ऑफ फोर्स, और इसी को ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस या फील्ड लाइन ऑफ फील्ड्स कहते हैं। ये तुम नीचे आई हो ना, इसी को फील्ड लाइंस कहते हैं। तो तुम पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है, यू आर द स्पेसिमेन। और जिसपे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जरा गौर से सुनना, उसकी प्रॉपर्टी सुन लो भाई। आयशा इन्फॉर्म कर रही है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड है। कैसे? आयशा को धक्का दे दिया हमने, आयशा नीचे आई, उसको, उस पाथ को हमने ट्रेस कर दिया, आयशा को यहां ले गए, यहां से धक्का दिया, फिर नीचे आई, और दूसरी जगह से ले गए, हर जगह हर तरफ जो है वो सेंटर की तरफ आ रही है। अब मेरा सवाल है, हु इज आयशा? आयशा कौन है? आयशा कौन हो तुम? अब देखो आयशा को समझो। आयशा का सबसे पहले मास देखते हैं। आयशा मास कितना है? 50, 40 केजी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 40 ले लेते हैं रफली। अब आयशा का मास 40 है, अर्थ का मास कितना है? अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। अस्तगफिरुल्लाह। आयशा के मास के कंपैरिजन में अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि इसके कंपैरिजन में आयशा बाजी का मास जो है वो नेग्लिजिबल है। आयशा है कि नहीं ऐसा? कुछ भी नहीं है।
बोलो सर बेटा ये बोल। तो फिर फोर्स नीचे एक्ट करता है, ये मेरा वेट है। नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, ये जो फोर्स इस पे लगती है, इस पे आयशा पे जो लगेगी, इस स्पेसिमेन हाँ पे जो लगेगी, हाँ हाँ, वो वेट है तुम्हारा, बिल्कुल तो वेट। नीचे जो कश्यप कह रही थी जहाँ ऑस्ट्रेलिया समथिंग था, हाँ हाँ तो हाँ, उधर भी वेट एक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर भी फिर अगर तो मैं तुम्हें यहाँ नीचे से, गिरनी चाहिए, लाइक हाँ मतलब हाँ, तो बोलो बोलो। अट्रैक्टिव क्या मतलब, फिर तो मैं नीचे गिरूंगी ना, हाँ तो अर्थ की नीचे तरफ ये है क्यों ना, आऊंगी। नीचे ये है इसका। अरे अल्लाह की बंदी, दुनिया जमीन गोल है, क्या क्या कर रहे हो? यहाँ खड़े होगे तो ऐसे खड़े होगे, यहाँ खड़े होगे तो ऐसे खड़े होगे भाई, उल्टी है क्या हो गया, ये क्या चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया में ऐसे खड़े होगे भाई, और यहाँ खड़े होगे तो यहाँ ऐसे खड़े होगे, यहाँ खड़े होगे तो ऐसे खड़े होगे। आ रही बात समझ में? हाँ सर। तो यहाँ से क्या गिर गए स्पेस में तुम? अल्लाह को मानो यार, अल्लाह को मानो, क्या बातें कर रहे हो? सर उसने और कंफ्यूज किया था मुझे। नहीं 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 नहीं, वो उसका क्वेश्चन भी ठीक था, तुम्हारा भी क्वेश्चन ठीक है अपनी जगह, सही है। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया? अब जरा सुनना, आयशा कौन है? हु इज आयशा? आयशा का मास 40 केजी है, जो कि नेग्लिजिबल है मास ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। और आयशा को हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को आसान जबान में कहते हैं टेस्ट, फिजिक्स की जुबान में। सो आयशा के मास, जो कि अर्थ के मास के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, ठीक है, और आयशा पे कर रहे हैं टेस्ट, इसीलिए आयशा को कहेंगे टेस्ट मास। क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? टेस्ट मास। तो इसका मतलब है सोर्स में फील्ड की डायरेक्शन कहां है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन टेस्ट मास देगा। ये बात समझना, उसकी इंफॉर्म, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाऊंगा वहां टेस्ट चार्ज होगा, इसको उससे लिंक करके पढ़ाऊंगा, इसको सही से समझ लो टेस्ट मास क्या होता है। एक तो ये आपका हो गया, इनवर्ड है, रेडियली सिमेट्रिक, ये भी मैंने बता दिया, टेस्ट मास इंफॉर्मेशन देता है। आखिरी मास, जैसे अर्थ के गिर्द ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वैसे ये टेस्ट मास के गिर्द भी ना, अगर मैं यहां से सब हटा दूं, जरा समझिए, सब हटा दूं और सिर्फ मैं यहाँ पर ये टेस्ट मास को डॉट से शो करूं, तो इसके गिर्द भी ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी भी अपनी फील्ड लाइंस होंगी ऐसे, छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी। लेकिन ये फील्ड लाइंस इस फील्ड लाइंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। ये फील्ड इस फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, तभी तो खींच रहा है इसको ये। टेक्निकल टर्म्स में बात करूं कि इस मास के गिर्द जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इसके साथ इंटरेक्ट जरूर कर रही है, लेकिन ये फील्ड लाइंस इस टेस्ट मास की, यानी आयशा के गिर्द जो फील्ड लाइन है वो इसको डिस्टॉर्ट नहीं कर रही, बिगाड़ नहीं रही इसको। ये बात याद रखना। ये दो तीन बातें बड़ी गहरी गहरी मैंने बताई हैं। एक तो आयशा का मास या टेस्ट मास का मास नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ सोर्स, ठीक है। नंबर टू ये कि इसकी फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगी, बिगाड़ेगी नहीं। यानी अगर फर्ज करो मैं इसको बीच में लेकर आऊं, तो इसकी फील्ड में कोई बहुत हल्का सा शायद बिगाड़ आए, ना होने के बराबर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आता था, याद है? ठीक है, इसमें भी बहुत ना होने के बराबर बिगाड़ होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको। ये बात याद रखना, ठीक है भाई? समझ में आया नहीं आया आप लोग को टेस्ट मास का कॉन्सेप्ट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पॉइंट मास। अच्छा भाई, सबसे पहले तो समझ लो कि जनाब यहाँ पर पॉइंट मास का जरा कॉन्सेप्ट समझ लेना। पॉइंट मास वो मास होता है कि अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का मास है, ठीक है, सन का मास है, ठीक है, सैटर्न का मास है, जुपिटर नहीं कहो कि जुपिटर में जो गैस जाइंट है वो, तो इस तरह के जितने भी प्लैनेट्स हैं या कोई स्टेबल स्टार है, उन सब के मासेस को जमा करके सेंटर पे ले आओ, इमेजिनरी तौर पर, फिजिकली तौर पे नहीं। जैसे ये अर्थ है, हम एज्यूम करें कि ये एक प्लैनेट है, इसका मास जो है वो स्टेबलिज्ड है, चेंज नहीं हो रहा, तो इसके मास को कलेक्ट करके, हर जगह से कलेक्ट करके सेंटर पे लाएं, तो सेंटर पे आ जाएगा, और इस जगह पे हम उसको कहेंगे बेटा पॉइंट मास। ठीक है, सवाल है सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है? उसकी वजह ये कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, ये आगे वाला, ये इस्तेमाल ही पॉइंट मास के लिए होता है। सर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हेडिंग लगाइए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। This law is only valid for point masses whose mass can be concentrated at their center. हम सन के मास को कंसंट्रेट कर सकते हैं, स्टेबल स्टार है, अर्थ के मास को सेंटर में कंसंट्रेट करते हैं और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं। सो उनके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आर है, ठीक है। सो न्यूटन ने ये कहा था कि नेचर के अंदर, जुमला सुनिएगा, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन का। एप्पल जो गिरा था तो उसने लॉ क्या दिया था, वो लॉ सुन लीजिए।
every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses. उन दोनों के masses के directly proportional है, and inversely proportional to the square of the distance between them. जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। एक और बात सुन लो, अक्सर बच्चे कहते हैं, अब बच्चों से सवाल करता हूं कि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, बताओ ज्यादा फोर्स दूसरे पर कौन लगा रहा होगा? क्या जवाब है? ज्यादा फोर्स इस पर ये लगाएगा या इस पर ये लगाएगा? कौन लगाएगा? सर सेम फोर्स लगेगी क्योंकि मास सेम फोर्स इंडिपेंडेंट लगेगी। है। मास से सेम नहीं है, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली। मैं अगर इस मास को खत्म कर दूं यहां से, अब ये फोर्स किस पे लगाएगा? ये खत्म कर दिया, M2 खत्म कर दिया, फोर्स किस पे लगाएगा? ये M1 मल्टीप्लाई बाई 0 करोगी ना, तो फोर्स तो 0 हो गई। फोर्स के लगने के लिए यहां पर भी एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, वो ऑब्जर्वर अर्थ है, ये सोर्स है। बात समझो इस चीज को। फर्ज करो यहां पे अर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कौन है? फर्ज करो तुम हो, तो तुम कौन हो? तुम ऑब्जर्वर हो ना। तुम कौन हो? टेस्ट मास हो, मास तो हो ना, टेस्ट मास हो, मास तो हो ना। तो अगर तुम होगी तो ही फोर्स लगेगी, तुम नहीं तो फोर्स किस पे लगाएगा? वो सवाल का जवाब दो। तुम नहीं तो फोर्स किस पे लगाएगा? तुम कह रही हो जमीन खींच रही है, तुम कह रही हो सन अट्रैक्ट करता है, सन अट्रैक्ट करता है, सन अट्रैक्ट करता है, अच्छा। तुम कह रही हो अर्थ अट्रैक्ट करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है, ओके, अच्छा, ठीक है। कैसे पता? कैसे पता? तुम बोलोगी मुझे अट्रैक्ट किया है, यू आर द सब्जेक्ट ना। तुम्हारे मास को सन के मास ने अट्रैक्ट किया है और सन के मास को तुम्हारे मास ने अट्रैक्ट किया है। दोनों के मास के प्रोडक्ट ने मिलकर फोर्स बनाई है, तो मास तो डिपेंडेंट है। ये कैसे इंडिपेंडेंट हो गया? हाँ, ये तुम कह सकते हो कि किसका मास ज्यादा है, किसका कम है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यही होगा और कोई मतलब नहीं होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मास इंडिपेंडेंट हो सकता है इंडिविजुअल। ये हो सकता है कि जिसका मास कम है वो भी फोर्स उतनी ही लगाएगा, जिसका मास ज्यादा है वो भी फोर्स उतनी ही लगाएगा, ऐसा ही है। दूसरी अहम बात, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ये दूर जाते चले जाएंगे, जाहिर है, और उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती चली जाएगी। अगर मैं इसे कंबाइन करूं तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। तो ये प्रोडक्ट है और इनमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के साइन ऑफ इक्वालिटी लगाऊंगा, तो यहां पर लगेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लगेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। इसको न्यूटन के मरने के बाद प्रॉपर तरीके से कैवेंडिश ने ऑलमोस्ट 124 साल के बाद कैवेंडिश बैलेंस से इसको फाइंड करने का उसने तरीका निकाला था। ठीक है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। निकाल सकते हो आप, जी को एक तरफ कर लो, आर स्क्वायर उधर ले जाओ, मास इधर ले जाओ, मास इधर ले जाओ। देखो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। एफ का न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर और नीचे मासेस का किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये जी का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है जी। अब सबसे बड़ा मसला सुनिएगा, यहां पर नेगेटिव साइन नजर आ रहा है, ये अट्रैक्शन की वजह से। अभी आपको जब इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे समझ में आएगा कि वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या फर्क होता है। अब छोटी सी एग्जांपल है कि अर्थ के ऊपर एक पर्सन मौजूद है, उसका मास है, लेट्स सपोज इसका मास है 70 kg। तो जरा एक काम करिए, और अर्थ का रेडियस भी मैं आपको दे देता हूं अभी। तो ये इसका मास है 70 kg, ठीक है। अर्थ के सेंटर से ये बंदा जो खड़ा हुआ है, इसके नाफ तक, नाफ ही सेंटर होता है ना इंसानों का, तो वहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना होगा? अर्थ का रेडियस प्लस हार्डली 1 मीटर होगा, यही डिस्टेंस होगा ना। इंसान खड़ा हुआ है, हार्डली 1 मीटर होगा, 1.5 मीटर होगा उसके सेंटर तक का डिस्टेंस। आप इस 1.5 को इग्नोर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस देखिए माशाल्लाह 6.38 इंटू 10⁻⁻, मेरे ख्याल में 6 मीटर है, देखनी दीजिए मुझे, जी 6 मीटर है ये डिस्टेंस। तो इसमें अगर मैं 1 मीटर ऐड करूंगा, क्या उसकी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? कैलकुलेटर में कर लीजिए, वही चीज आएगी। सो इस 1 मीटर को इग्नोर करिए आप, ये वैल्यू रखिए, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये डिस्टेंस रखिए। इसका मास 70 kg, अर्थ का मास ऑलमोस्ट 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है।
ठीक है, इसको ये एक मास हो जाएगा, एक मास ये हो जाएगा। और आइए इस बंदे और अर्थ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पता करता है। आइए फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है, जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सो तो जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 3 सिग्निफिकेंट फिगर था। मास जो है वो पहले बंदे का वो 70 किलोग्राम है। अर्थ का जो मास है वो 5.98 इंटू 10⁻24। और जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6.38 इंटू 10 की पावर 6। स्क्वायर कर दें, सॉल्व करेंगे, वैल्यू आती है 686.25। सही है, सेट है, सारे खुश हैं? ठीक है, ये कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जिससे, सुनिएगा, ये वो फोर्स है जिससे अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जनाब। ये वही फोर्स है जिससे अर्थ को भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस सेम है। क्लियर है? ईएस में न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाया था, वो पेयर फोर्सेस की बात कर रहा था, वो ये है। यानी जिस फोर्स से अर्थ अपने सेंटर पे खींच रही है, उसी फोर्स उसी मैग्नीट्यूड से ये अपने सेंटर की तरफ अर्थ को खींच रहा है। ये है पेयर फोर्सेस, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ रहे हो? क्लियर? अब आओ इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब एक कैलकुलेशन करते हैं। आपके पास है W equals to mg, weight is equals to mg, where mass है 70 kg और g की वैल्यू on the surface of earth 9.81. If you multiply them together you will get the weight of that person, that is 686.7. क्लोज है कि नहीं है? अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्लोज है कि नहीं है भाई? क्लोज है कि नहीं है? वो भी 686 पॉइंट समथिंग है, ये भी 686 पॉइंट समथिंग है, क्लोज है। अब मेरी बात समझना, ये वेट होता है ना इंसान का सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, ये वेट वही फोर्स है जिससे अर्थ खींच रही है, और ये वही फोर्स है जिससे इंसान अर्थ को खींच रहा होता है। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट एंड पेयर फोर्सेस है। अब मेरी बात सुनिए, अब दो फॉर्मूले इन दोनों का मर्ज करने लगे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहला फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? सुनिए, आपने पढ़ा F इज इक्वल टू जी m1 m2। अच्छा, m2 आप जो है m1 आप स्मॉल कर दीजिए, m कर दीजिए, m2 को कैपिटल M, या मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, नीचे आपका r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ कर दीजिए, या सिंपल कैपिटल R कर दीजिए। और दूसरा फॉर्मूला है W इक्वल्स टू mg। क्लियर? और W क्या है? वही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, F है। मैं इस फॉर्मूले को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करा देता हूं, करा सकता हूं नहीं करा सकता? ठीक है, अब आप इधर देखिए, वही करूंगा मैं नीचे। ठीक है, मैं इसे उठा के इसे इधर सब्स्टिट्यूट करा दूंगा। तब इधर सब्स्टिट्यूट कराऊंगा तो देखिए इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आएगा mg, राइट साइड पे आएगा m अपॉन r स्क्वायर। मैं m से m कैंसिल करूंगा, मेरे पास g की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? gm अपॉन r स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यू नो दैट व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ो, इसको आंखें खोल के देखो। Gravitational field strength is defined as the gravitational force acting per unit mass. ठीक है, ये है G की वैल्यू जो आप O लेवल्स में पढ़ते हैं। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए आज यहाँ पे पहली दफा। अर्थ की सरफेस में G की वैल्यू होती है 9.81 न्यूटन पर किलोग्राम। क्या मतलब? अगर अर्थ की सरफेस में एक पत्थर पड़ा हुआ है 2 किलो का, तो उसके हर केजी पर अर्थ 9.81 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, उसे अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए। हर किलोग्राम पर 9.8 की फोर्स लगा रही है, और टोटल ऐड करें तो 19.62 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। यही उसका वेट है। तो जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये बताता है हर किलोग्राम पर उस ऑब्जेक्ट के, जो कि टेस्ट ऑब्जेक्ट है, उसके हर किलो पर अर्थ कितनी फोर्स लगा रही है। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? जी, मैं समझना इस चीज को। और उसका एक और फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया, ये इधर बता दिया। ठीक है, GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जी बोलिए सर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बताता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बताता है? टेक्निकल टर्म में समझाना चाह रही हो? जी सर। यार बहुत लंबी हो जाएगी, उसकी जरूरत नहीं है। वो बताना पड़ेगा कि 1
कि अगर 1 मीटर डिस्टेंस हो दो ऑब्जेक्ट्स का जिनके दरमियान 1 किलोग्राम के मासेस हो, तो वो फोर्स जो है वो 1 न्यूटन लगाते हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकल के आता है। ये इंफॉर्मेशन है सिस्टम की, ठीक है। और अगर इसमें तुम टेक्निकलिटीज जानना चाह रही हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मैं क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो अदर नेचर की 4 फोर्सेज है उसमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वीक। और तीसरी ये बात भी बताता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्वांटम ऑब्जेक्ट्स के लिए नेग्लिजिबल है। ये मैक्रो लेवल पर या सॉरी मेगा लेवल पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। क्यों कह रहे हैं? अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। कि जी की वैल्यू की पूरी डेरिवेशन है मैंने कर दी gm/r², ठीक है। यहां तक मैंने आपको समझा दिया। अब ये gm/r² जो है जरा समझना, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई? ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस आपका इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी। दे आर इनवर्स रिलेटेड, ठीक है। अब मैं जरा इसका शेप आपको दिखा दूं, डेस्मोस के ऊपर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, y इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई x और इस पे स्क्वायर लगा दीजिए, तो आप देखिए इस तरह का आपके पास शेप आएगा। देख रहे हैं आप? ये इस तरह का आपके पास ये ग्राफ बनेगा, y इक्वल्स टू k/x²। यानी y क्या है? g की वैल्यू है, k क्या है? वो gm का प्रोडक्ट है, x² क्या है? रेडियस का स्क्वायर है। तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते चले जाते हैं, आप जैसे जैसे सेंटर से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहां से आप जैसे जैसे सेंटर से दूर होते चले जाएं, नीचे की तरफ आते चले जाएं, ठीक है। यानी सेंटर से, मैं ये बता देता हूं आपको, इधर इधर देखिए ग्राफ को, ऐसे समझिए। ये मैंने बनाया ग्राफ, ठीक है, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है और एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है, ठीक है। आप जैसे जैसे सेंटर से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ आपका इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ऐसे। वो अप्रोच कर रहा होगा कहीं दूर जाके, वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा होगा एक्स एक्सिस को कहीं दूर जाके, इस तरह का शेप का ग्राफ बनेगा। और अगर आप उस तरफ भी जाना चाहें तो उस तरफ भी जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर लेफ्ट साइड में डिस्टेंस कैसे जाएगा? जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। अगर फर्स्ट करें बीच में मैं 8 को रख दूं, लेट से मैंने यहाँ पे 8 को रख दिया, जरा समझो इस चीज को, ये मैंने 8 को रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ग्राफ से समझा रहा हूं, ये 8 को रख दिया, सो ये तो मेरा रेडियस बन जाएगा, इधर ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे भी ये डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा। सो अगर अर्थ के फर्स्ट करो इस साइड पे आपका नॉर्थ पोल है और लेफ्ट साइड पे साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से अगर आप दूर जा रहे हैं तो होगा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा, ऐसे वैल्यू डिक्रीज। यानी अगर आर की वैल्यू का, फर्स्ट करें ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। मान लीजिए ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, ठीक है। अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ के डबल आगे चले जाए, यानी जी की वैल्यू आप 2r चले जाए, 2r चले जाए, तो इसका स्क्वायर 4 होता है, तो जी की वैल्यू डिवाइड बाई 4 हो जाएगी। यानी आप यहां आगे चले जाएं, लेट से इधर आगे चले जाएं, 2r पे चले जाएं, तो अगर आप यहां से ऊपर जाते हैं ऐसे, यूं आप ऐसे जाते हैं, ठीक है, आप यूं जाते हैं, सो यहां पर आपकी जो जी की वैल्यू होगी इस पॉइंट के ऊपर, अगर यहाँ पे जी 9.81 था इस जगह पे, तो जी की वैल्यू इस जगह पर आके जी की वैल्यू 9.8 डिवाइड बाई 4 करें, कितनी वैल्यू आती है? जो भी होगी यहाँ पे 1/4 हो जाएगी, जी का डिवाइड बाई 4 हो जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को? दिस इज द कॉन्सेप्ट। और यही एग्जैक्टली नॉर्थ पोल पे नहीं, साउथ पे भी ऐसे ही, आप ऐसे चलेंगे तो भी यही हाल होगा। ये 2r पे आएंगे तो वो क्वार्टर हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी वैल्यू। आप 3r पे आएंगे 1/9 हो जाएगी, आप 4r पे आएंगे 1/16 हो जाएगी, आप 5r पे आएंगे 1/25 हो जाएगी।
समझ आ रही है बात या नहीं आ रही आप लोग को? जी सर, हाँ जी। ठीक है, ये है ग्राफ। और मैं उधर से ही देख के ही बता रहा हूँ, बीच में प्लैनेट अर्थ रखने का रीजन ही यही है ताकि आपको राइट लेफ्ट दोनों तरफ समझ में आ जाए, वरना रखना जरूरी नहीं और किताब और होगा भी नहीं। अच्छा, इसमें एक और मसला भी है। अभी तो मैंने प्लैनेट अर्थ रखा हुआ है, अगर मैं इसको पॉइंट चार्ज लूंगा तो यही ग्राफ जो मैंने यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, ये ग्राफ अप्रोच करेगा वाई एक्सिस को दूर जाके, अगर पॉइंट मास लूंगा तो। और अगर पॉइंट मास नहीं ले रहा, अर्थ ले रहा हूं, तो जाहिर है कहीं जाके ये रुकेगा। क्यों रुकेगा? ताकि उसका रेडियस क्या होगा भाई, कोई ना कोई रेडियस आएगा। और अगर पॉइंट मास लूंगा, सारे मास को कलेक्ट करके एक पॉइंट पे ले आऊंगा, तो ये पूरा ग्राफ मेरा कहाँ आएगा, वाई एक्सिस के करीब कहीं जाके मिल रहा होगा, करीब टच नहीं करेगा लेकिन टच होता हुआ लगेगा तुम्हें। ठीक है, इस लाइन को मैं इसकी जुबान में एसिम्पटोट्स कहते हैं, मैथमेटिक्स में ऐसी लाइंस को एसिम्पटोट्स कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे इसका ग्राफ भी है। समर 21 पेपर 4 वीन 2, डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्या लिखोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, पर लिख लो, या पर 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 यूनिट मास, मास ऑफ, पर यूनिट टेस्ट मास। मैं टेस्ट लिखता हूं भाई, टेस्ट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट मास। ठीक है, डिफाइन हो रहा है तो डिफाइन करना है। एन आइसोलेटेड प्लैनेट इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ द रेडियस, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 3.39 एक्सपोनेंट 6। अच्छा, इट्स मास इज इतना, उसका मास भी गिवन है। मे बी कंसीडर टू बी अ पॉइंट मास कंसिडरेटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है, द प्लैनेट रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद अ पीरियड ऑफ 24.6 आवर, उसका पीरियड भी दिया हुआ है। For an object resting on the surface of the planet at the equator, calculate the three significant figures gravitational field strength। भाई इधर देखो, ये प्लैनेट है, ठीक है, यहां पर उसके भाई साहब एक्सिस हैं, ठीक है, और ये साहब कुछ, ठीक है, इस तरह से कुछ घूम रहा है। सही है, अब वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो इसके इक्वेटर पे रेस्ट किया हुआ है, भाई इक्वेटर इधर ही होता है ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं। अब मास हमेशा सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, अगर मास फैला हुआ होगा तो नुकसान ये है कि भाई फिर आप वहां से डिस्टेंस कैसे लेंगे, इसलिए मास सेंटर पे कंसंट्रेट करते हैं ताकि डिस्टेंस बने। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कहां पर मौजूद है, उसकी इक्वेटर पे, ठीक है, और द प्लैनेट रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद द पीरियड ऑफ 20, अच्छा इसका जो पीरियड है वो है 24.6 आवर। फॉर एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट एट द इक्वेटर, कैलकुलेट द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इस टेस्ट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड यानी जी की वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी सरफेस ऑफ प्लैनेट पर जी की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ये आर है, इस जगह पे जी की वैल्यू कैलकुलेट होगी, बोल रहा है वो। सो कैसे निकालोगे, निकालो, यू हैव अ जी की वैल्यू दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ भी एक नेगेटिव साइन आता है, अभी आगे जाके बताऊंगा, इसके साथ भी एक नेगेटिव साइन आता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। 6.673 इंटू 67 भी ले ले चलेगा, इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास कितना है 6.42 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई, और डिवाइड में क्या रखेंगे आप लोग, आर की वैल्यू कितनी है, आर कितना दिया हुआ जी, आर की वैल्यू कितनी है 3.39 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। जी क्या वैल्यू आएगी, सर ये आ रही है 3.73। 3.73
न्यूटन पर केजी, लेकिन 3.7 पे राउंड ऑफ कर लो। सिग्निफिकेंट फिगर 3.7 न्यूटन पर केजी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर लो। देखा, बोला है उसने, जब उसने बोला है तो इतने पे राउंड ऑफ करो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। A इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, रखा हुआ भी कहाँ है, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे आर की जगह कैपिटल आर और ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन पीरियड का स्क्वायर। 6.39 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 2 पाई की जो भी वैल्यू डिवाइड बाई 24.6 इंटू 86,486,400 सेकंड होते हैं एक डे के अंदर। मुझे पता है, आपको नहीं पता तो आप निकाल लीजिए। 24.6 आवर्स हैं, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। ठीक है, ऐसा ही है, आ रही बात समझ में। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। चलिए निकाल लीजिए, बताइए आंसर क्या आएगा। सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिखना है जी। सर ये है 0.032। 0.032, ठीक है। उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है दोनों, तो अगला भी बताओ, नेक्स्ट बताओ। 0.032 के आगे सर 2 के बाद 1 है। तो यही आएगा 0.0321, ठीक है, 3 ऐसा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट मास एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द सरफेस, यही होगा 3.73 होगा न्यूटन पर केजी। क्लियर है। इस जगह एक सवाल लिखा हुआ, ये भी लिख लो। विंटर 20 पेपर 4 1 क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 1।